हाय गाइस, माय नेम इज सक्स। वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो फिर से आ चुके हैं हम क्रूड ऑयल को लेके, और ये एक नई वीडियोस में है। शायद आई थिंक मुझे लगता है ये 12वां वीडियो हमारा है जो कि हम शूट कर रहे हैं क्रूड ऑयल के बारे में। देखो, मैंने क्रूड ऑयल का आज थोड़ा सा मैं लेट भी हूँ थोड़ा सा लाइव करने के लिए और वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा मुझे इंटरनेट की इश्यूज हो गई थी, प्रॉब्लम्स आ गई थी। दैट्स वाई अभी अच्छी खासी मूव दे रही है ऊपर पुट साइड में। तो ऐसा मसला था कि मैंने पोजीशन बनाए थे, पर थोड़ा इंटरनेट इश्यूज की वजह से मेरा पोजीशन में स्टॉप लॉस लग जाता है और नीचे 1700 का लॉस हो जाता है। तो वैसे एक ट्रेड में नहीं हुआ, वैसे ये 2 ट्रेड लिया था मैंने, अब दोनों में मेरा ऐसा लेट हो जाता है। हाँ, तो आप बोलोगे फ़ोन कहाँ था तुम्हारा? फ़ोन था मेरे पास, बट फ़ोन का डाटा भी ख़त्म हो चुका था। तो ऐसे सिचुएशन में मैं क्या ही कर सकता था। एनीवेज, इट्स माय फॉल्ट, ये मेरी गलती है। मैं एक ऐसा कुछ नहीं कि मैं रैंडमली उस लिए क्यों गलती दे रहा हूँ। तो पुट सेट का प्रीमियम अभी बुम हो रहा है। अभी के करीबन बजा है शायद 9:30 मे बी, हाँ 9:30 बजा है। और देखते हैं क्या ये सपोर्ट लेता है इस जगह पे या नहीं। अगर इस जगह पे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो फिर से हम बाइंग कर लेंगे, ठीक है। या तो मुझे अभी कन्वेटिंग थोड़ा सा लग रहा है कि इसको ब्रेक कर दे यार, इस लेवल को। चलो अब थोड़ा समझ लेते हैं थोड़ा डिटेल में। डे 1 चार्ट फ्रेम पे देखूं तो अभी मार्केट दिख रहा है बुलिश, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक करने का हम सोचते हैं, क्योंकि एक सेकेंड एंड उसके प्रीवियस स्विंग हाई जो है इसकी करीबन है। तो यहाँ पे हमें इसको वेट करना चाहिए, इसको ब्रेक करे तब हमें ऊपर सेट का सोचना चाहिए। बट यहाँ से अगर मुझे लेना चाहिए था तो 10 पॉइंट का मूव दिया यार उसने यार। और इसका हाई, आज का हाई है ये वाला, ठीक है। ये डे टाइम फ्रेम पे था। अब डे टाइम पे हम चलते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ। अब थोड़ा चलते हैं 1 आवर के चार्ट फ्रेम पे। 1 आवर चार्ट फ्रेम पे मुझे दिख रहा है यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश होने की चांसेस है यहाँ पे। अब देखना चाहिए है कि यहाँ पे क्या ये नीचे इसको ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे आता है 81,000 को, 8100 को ब्रेक करके आएगा नीचे, तो हम डाउन साइड का सोचेंगे। और डाउन साइड का हमारा टारगेट रहेगा एक स्विंग ये वाला, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो इस लेवल तक को हम वेट करेंगे। 100 पॉइंट्स का रैली देखना चाहेंगे हम। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो एक और पॉइंट्स का रैली हम देखने वाले हैं, जो कि एक और 100 पॉइंट का होगा। वो है 7,900, ठीक है, यानी 7900 का। तो अभी हमें वेट करना है इसका। और सबसे पहले ये रेसिस्टेंस है, थोड़ा सा मार्क कर ली तो हमें, थोड़ा सा ये रेसिस्टेंस है इसका, रेसिस्टेंस, ठीक है। रेसिस्टेंस है तो थोड़ा सा इसको मैं रेड से डिकोड करूंगा, क्योंकि आपको समझने में इजी है। ओके, ये रेसिस्टेंस है इसका। एंड देन अभी हमें सपोर्ट ड्रॉ करना है। सपोर्ट बहुत सारे हैं इसका। सपोर्ट ये रहा। सपोर्ट को हम येलो से डिकोड करेंगे। ये मस्ट बी नो। ओके, इसका अंदर का जो लेटर है वो दिख नहीं रहा है, तो हमें इसका ब्लैक रखना है जैसे दिखे, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको लाते हैं यहाँ पे। एक ये सपोर्ट है और उसके नीचे एक और सपोर्ट है, जो कि यहाँ पे 3 सपोर्ट दिख रहे हैं और एक रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो आई होप कि इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो नीचे आना चाहिए, क्योंकि काफी अच्छा हाई लगा रखा है प्रीमियम ने, चार्ट ने। तो वेट एंड वॉच, देखते हैं 15 मिनट में क्या बन रहा है सिनेरियो। एक सपोर्ट के पास तो है, बस इसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत सारे पड़े हुए हैं, सेलर्स की नहीं बायर्स की, और यहाँ पे ट्रैप भी हो सकते हैं। तो प्रीमियम की ओर चलते हैं। प्रीमियम में देखते हैं डे वन में क्या मोमेंटम आ रही है प्रीमियम में। प्रीमियम ने आज हाई लगाई है करीबन, ये स्ट्राइक प्राइस है 8500 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल साइड का प्रीमियम। 362, ठीक है, 362 का प्रीमियम हाई लगाया है। और लो लगाया है इसने अभी तक सबसे जो इसका लो है 8285 का लो लगाया है। अभी ट्रेड कर रहा है 299 या 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है इसका प्रीमियम। अब पुट साइड का देख लेते हैं। सेम पुट साइड का डे 1 का हाई लो मार्क कर लेंगे और देखेंगे कि वाकई में कुछ हो रहा है इसमें चेंजिंग या नहीं। सो यहाँ पे 396 का हाई था इनका, और यहाँ से नीचे लो आया है। आज का लो है ये 329, और अभी चल रहा है ये करीबन 346 पे चल रहा है। और इसका हम 1 आवर चार्ट फ्रेम करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अच्छा कैंडल बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि एक इन्वर्टेड हैमर की तरफ बना है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा ग्रीन देखने को मिल रहा है।
पुट्स का प्रीमियम। अब रेड का प्रीमियम देख लेते हैं 1 आवर पे। रेड का प्रीमियम 1 आवर पे सपोर्ट अगर ले ले यहाँ पे तो एक रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो इस सपोर्ट को अगर तोड़ देता ना ये प्रीमियम तो नीचे और आएगा, और नीचे और आने के चांसेस कहाँ है कि इस लेवल तक आ सकता है। ये इसका एक सपोर्ट जोन है जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। प्रीमियम चाहेगा कि यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके रख लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो यहाँ मैंने मार्क कर लिया है। अब देखने वाली बात ये है कि मार्केट यहाँ से नीचे आता है या यहाँ से फिर रिवर्स होकर ऊपर चल जाता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम एक यहाँ, अब देखो कि एक यहाँ टच किया इसने, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया, अब यहाँ टच किया, फिर ऊपर गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो प्रीमियम है यहाँ टच करे, या तो इसका ब्रेकआउट दे या तो इसका ब्रेक डाउन दे। ब्रेकअप देगा तो ऊपर की ओर देगा, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, या तो ब्रेक डाउन देगा तो यहाँ से नीचे की ओर आएगा। तो 3 दफा इसने टच कर रखा है इसको, ठीक है। थोड़ा और वीक हो रहा है, ये चौथी दफा होने वाली है, तो देखते हैं क्या करता है ये। और यहाँ पे पुट का प्रीमियम इस EMI के ऊपर शायद ट्रेड करे, सस्टेन करे तो ऊपर के लिए सोच सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा साइड में हो सकता है क्योंकि मार्केट में टाइम की इश्यूज हैं, बहुत सारे टाइम ओवर होने वाले हैं कुछ ही घंटों के बाद। तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा ट्रैप करे और थोड़ा सा कंसोलिडेट करे मार्केट, उसके फंसा के रखे सबको। तो हमें पुट साइड का सोचेंगे तब जब हम इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करता है, क्लोजिंग देती है, तब हम यहाँ पे पुट साइड के लिए जाएंगे, नहीं तो फिलहाल अभी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ऊपर यहाँ पे सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि 3 दफा मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया है, तो चौथी दफा भी रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। मतलब कि 60% है 50 में से, ठीक है। 100 में से मान लो 100 में से 60% चांस है, 40% चांस ही है ऐसा है जो यहाँ से नीचे आने के चांसेस है। चलो तो वेट एंड वॉच। और यहाँ पे प्रीमियम भी इसको मैं 1 घंटे पे 15 मिनट पे कर लेता हूँ। 15 मिनट पे चार्ट जो है का प्रीमियम पुट साइड का रिकॉर्ड कर रहा है, एक EMI के ऊपर चल रहा है अच्छा खासा और EMI के नीचे चल रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि ये ब्रेक करके नीचे आता है या यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है 280 287 के आसपास। और यहाँ पे कैंडल तो अब अच्छी नहीं बनी है जो कि पुट साइड लेके आ सके इसको। वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होता है। मैं अपनी एनालाइज कर लूँ तो आज इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत गंदा, इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने देखा झेल आया सच में। मतलब इतना गंदा मूव कर रहा है आज एक्सपायरी है, तुम्हें पता है। मैंने 68 का मेरा मन नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा बोरिंग मार्केट था आज निफ्टी में भी। और स्पेसिफिकली कि मैंने इसमें ट्रेड तो लिया था, एक एग्जीक्यूट किया था, 400-500 प्रॉफिट हुआ, उसके बाद ये माइनस में आ गया और फिर मैं यहाँ से अपना स्टॉप लॉस लेके निकल गया क्योंकि मुझे लगा कि यार अगर ये मुझे बुकिंग नहीं दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं करने दे रही है, तो लॉस से निकल जाना चाहिए क्योंकि बड़े लॉस हो सकते थे। तो मैंने 9 रुपीज में खरीदे थे, 13 रुपये में मैंने खरीदा था और वो उसका प्राइस 14, 15, 20 तक चला गया था। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मैं इसको बुक कर लेता हूँ, बट मैंने सोचा कि कुछ अच्छा बुकिंग करेंगे, कुछ बड़ा बुक करेंगे, बट उसकी वजह से आज इतना गंदा मार्केट रहा। साइडवेज टू देखो, यहाँ से इतना बड़ा कैंडल फिर ऊपर चला गया, क्या बनना है भाई। पूरा दिन ना इस जोन के नीचे ही ट्रेड किया, देखो इस कैंडल के नीचे और ये वाला इतना, बस इतना में ही ये ट्रेड किया है। कितना गंदा मार्केट बना दिया है रिटेलर के लिए। पहले जैसी मार्केट नहीं रही, जब से ये CS आई है ना, ये इनका जो न्यू रेगुलेशन रूल्स आई है, बनी है, तब से भाई मार्केट में कुछ ऐसा कुछ हो नहीं रहा जैसे एक अच्छा कुछ मोमेंटम ही नहीं है भाई मार्केट में, कोई खुश नहीं है, सबका लॉसेस पे लॉसेस ही हो रहे हैं और ब्रोकरेज तो दे ही रहे हो। तो ये सही है, 47 अच्छा मूव कर रहा है ये। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एक छोटा सा हडल है इसका, जस्ट माइनर सा हडल है। अब इस हडल के नीचे सस्टेन करेगा या ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छी बात रहेगा, क्योंकि कल भी अगर मार्केट अगर नीचे आती है तो अच्छा खासा प्रीमियम ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका डे हाई लो देखो, जब से मार्केट खुला है तो भाई नीचे ही नीचे, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ चला है, 1000 पे था इसका प्राइस, 1000 में एक सप्ताह के अंदर ये अभी 300 पे चला गया। तो आई होप कि थोड़ा बहुत इसको रिकवर करने का मौका दे, ठीक है, प्रीमियम को।
तो यही है, अभी देखने वाली बात ये है कि मार्केट में अभी यहाँ से क्या करने वाला है मूव, और यहाँ पे इस EMI के नीचे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इसको 30 मिनट्स पे करूँ तो भाई ऊपर हडल्स तो हैं, कॉल साइड भी हडल है, यहाँ पे हडल है, फिर यहाँ हडल है, फिर ऊपर हडल है, 10-5 पॉइंट मिलने के बाद हडल है। तो सबसे अच्छा ट्रेड पता तुम्हें क्या होगा? सबसे अच्छा ट्रेड जो होगा ना इसके नीचे होगा, इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि यहाँ से अगर गिरेगा ना मार्केट तो 100 पॉइंट तो आराम से गिरेगा, ऑब्वियसली अगर गिरेगा तो। और यहाँ से जब गिरा तो यहाँ तक तो आना फिक्स है इसका, ठीक है। 80 एक साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्टिंग यहाँ पे हो सकता है 8,000 का, और 8,000 पे अगर 8,000 को ब्रेक किया तो नीचे और आ सकता है, तो और मजा आएगा। पर देखो यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है इस EMI को टच करके, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, और प्रीमियम भाई 47 से लेके 43, मतलब कि 4 पॉइंट। अगर आप 5 लॉट लेते हो तो इधर 500 रुपया लॉस, जस्ट मिनट। और यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखने को मिल तो रहा है मुझे कॉल का प्रीमियम, बट अभी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इतनी गंदी ऊपर तो चलो मानता हूँ मैं, 82 पे एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे इसको टच किया, फिर इसको टच किया, फिर नीचे आया। तो अगर मैं यहाँ पे बाइंग करने का सोच रहा था मैं, अरे वाह बहुत बढ़िया आ रहा है नीचे मार्केट। मैं चाहता हूँ कि नीचे आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलर्स एक्टिव हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ भी एक्टिव हो जाए, यहाँ से भी बाइंग ले सेल साइड का और नीचे आ जाए। पुट साइड में देखते हैं कोई सेटअप जैसा बन रहा है क्या। अगर बनने की नीड होगी तो मैं जरूर ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहूंगा एक और, पर सेटअप बनना चाहिए, ठीक है। अगर सीधा सेटअप का नहीं बनेगा ना तो वहीं आना पड़ेगा। तो 343 अब क्या है, मुझे यहाँ पे छोटा सा ऐसा लगा कि मुझे कूद जाना चाहिए। हाँ देखो इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा तुमको, अगर तुम्हें एक बड़ी प्रॉफिट चाहिए ना तो यहाँ से 343 और 346 यानी कि 300 का 300 तुम्हारा 1 मिनट में भी जा सकता है। तो ऐसा हिट भी हो सकता है, क्योंकि रनिंग कैंडल के नीचे जस्ट उस कैंडल के एक वीक पे तुम ऐसा लगा रहे हो, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारा ये एसएल जो है वो हिट करके ले जाए। ठीक है, फिर हम आते हैं, थोड़ा सा मुझे काम भी बुला, जस्ट वेट, देखते हैं। अरे क्या बात है, तो अब आ चुके हैं हम। ओके, कोई मोमेंटम है क्या? थोड़ी बहुत मोमेंटम है, और वही है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट्स का ऐसा लगाना है, और नीचे के चांसेस में रिस्क थोड़ा ले सकता हूँ। अब कौन सा की प्रीमियम को देखो, एक्चुअली मैं खाना लेने गया था, खाना जस्ट अभी बना है, तो टाइम होने वाला है। जो कॉल के साइड के प्रीमियम तो है, बट उस सपोर्ट को तोड़े तो, अगर सपोर्ट तोड़ देता है ना तो इसका प्रीमियम जो है ना, जो भी 300 पे चल रहा है वो आधा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि 150 से भी 250, मतलब 50 पॉइंट का तो नीचे टारगेट देगा अगर ये ब्रेक होता है। तो हो सकता है कि अगर आज ना दे तो हो सके कि कल दे सकता है, अगर कल देता है तो और अच्छी बात है। तो वो ये थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा, पर ये गैप को फील तो जरूर करेगा। ये जो इम्बैलेंसिंग मूव है ना इसका, ऐसा FVG टाइप का, इसको जरूर फील करना चाहेगा वो। और देखते हैं, मैं थोड़ा सा मार्क करके देखता हूँ कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या। 50% मार्क कर लेते हैं,
किस चीज में था मेरा पैनल? अच्छा इसमें है। यहाँ से देखते हैं, इस लेवल से लगाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से मैं इस कंट्री किन लो, हाँ एफपीसी इसके आसपास ये एक बार तो बाइंग आई है यहाँ से। अगर इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है ना, ये 273 274 छोटा सा माइनर सा है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो और नीचे आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है 50% पे। अगर इसको टच कर दिया फिर यहाँ से बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, सब बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्रीमियम 43 पे 47, और यहाँ पे तो भाई प्राइस पे कुछ मोमेंटम ही नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या लग रहा है आप लोगों का, क्या थिंकिंग से लग रहा है कि मार्केट अब क्या करने वाली? क्योंकि इस दोनों के बीच में तो फंस चुका है। अब 150 से लेके 200 के बीच में, 220 मतलब इतना ही करीबन के आसपास में लेके मार्केट एक रेंज बोर्ड में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब क्या ये इस जोन को नीचे ब्रेक करेगा? अगर नीचे ब्रेक किया तो हम पुट साइड के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे और पुट साइड के लिए हम ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। तो क्या ये इस जोन के आने के बाद ब्रेक कर देगा? एक अच्छा खासा नीचे आने के चांसेस तो है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो है ना, तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस लेवल के नीचे हमें ट्रेड की प्लान करना चाहिए, तब तक के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो वेट करते हैं, क्या पता कोई ट्रेड मिल जाए। जाऊं देख लो मिट गई दूरियां। ओके आ रहा है प्रीमियम, थोड़ा थोड़ा मूव हो रहा है, आ रहा है। और इसका तो पता ही नहीं चल रहा है, 300 पे खड़ा है 48। ओके वही है, थोड़ा सा ये ट्रैप न करते पुट साइड। अगर आपको लेना भी था ना तो हमें यहाँ पे लेना था, इस जोन पे। यहाँ भी बाई कर सकते थे हम 35 पे, 35 से लेके कितना गया, 48 गया, वही है 10 पॉइंट 15 पॉइंट इतना आसपास गया। अब क्या ये ऐसा क्या कर रहा है, ये क्या है, लो बना के नीचे आ रहा है। अब क्या है इसमें, क्या है कि इसका एक स्विंग लो ये है, ठीक है। उसके बाद इसका एक स्विंग लो यहाँ लगा है। अब देखो कहाँ पे बाइंग हो रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यहाँ पे शॉर्ट किया गया, ठीक है, फर्स्ट शॉट यहाँ पे गिरा, सेकंड यहाँ पे, फिर यहाँ, ये तो इसका तो सेलिंग जोन है। अब यहाँ से यहाँ एक्टिव हुआ, फिर थोड़ा पुल बैक लिया, यहाँ एक्टिव हुआ, फिर नीचे गया, अब यहाँ एक्टिव, फिर पुल बैक लिया, फिर एक्टिव हुआ सेलर्स, फिर ऑर्डर पंच किए, फिर नीचे आया। अब थोड़ा सा यहाँ पे फिर पुल बैक लिया, फिर यहाँ पे ऑर्डर पंच किए होंगे पुट साइडों ने, सेलर ने, फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे आएगा तो यहाँ तक आने की संभावना ज्यादा है। ज़्यादा टाइम मेजोरिटी ये होता है कि अगर कोई पुट सेल कर रहा है, अगर कोई शॉर्ट साइड के लिए बैठा है, तो ऐसे हेक्सिक मोड में ही जाके वो अपने पुल बैक पे ऑर्डर पंच करते हैं। तो अब देखते हैं इस लेवल को ब्रेक करके, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है ना तो हम चेंज ऑफ कैरेक्टर समझेंगे, नहीं तो इससे पहले हम कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ये दैट्स ए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर इसको ब्रेक नहीं करता है, दैट्स इसी कंटिन्यू में चलता जाता है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर तो पहले हो चुका है यहाँ पे। अब इस लेवल को ऊपर तो नहीं गया है, अब यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर कंटिन्यूशन नीचे की ओर जाता रहेगा। हाँ, प्राइस में कोई मोमेंटम उतना अच्छा देखने को मिल नहीं रहा है, बस उतना ही है, आ रहा है जा रहा है और फिर से 46 पे आ गया। तो क्या करें, अभी मेरे थोड़ा खाना ठंडा हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं, मैं खाना खा लेता हूँ, तब तक ये चैट चल रहा है, ठीक है। बीच बीच में बोलता भी रहूंगा क्योंकि मुझे बोलने की आदत है। और मुझे खाने के साथ थोड़ा सा मूवी का भी आदत है, तो वो भी देखना मुझे पसंद है। चलो मैं मूवी ना देख के खान सर का कुछ देख लेता हूँ, ठीक है। खान सर का एक वीडियो है, उसी को थोड़ा देख ले।
घुस गया, कोई अपराधी घटना कर दिया, कहीं चोरी कर दिया, छेड़खानी कर दिया, जितना उल्ट अलूल जलूल काम है ना, ये जिसमें पैसेंजर जाएंगे उसी में होगा। और मालगाड़ियों में कुछ नहीं, न लाइट बत्ती पंखा कुछ पे, प्लेटफॉर्म न अलाउंसमेंट, 3 नंबर पे आ रही है कि 5 नंबर पे, कहीं कोई दिक्कत जो है कुछ दाल है और रोटी, और इससे हमें 63% फायदा मिला, लेकिन हम लोग इस पे ध्यान नहीं देते थे। इसी के लिए एक अलग रेलवे लाइन ही बिछा दी गई जिसका नाम रखा गया डीएमसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। वो लाइन ही अलग है उसके लिए, और इसके लिए अलग अलग अभी 2 रेलवे लाइन चालू किया गया। क्या मतलब पुल बैक ले रहा है फिर से किया गया था और 2006 में, और एक लंबा समय लगा 2022 में चालू हो गया। पहले जो मालगाड़ियों की स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी एवरेज, क्योंकि इसमें ना कई दिनों कई जगह पे उसे 6-7 घंटा रुकना पड़ता था। अब ये अलग रेलवे लाइन बिछा देंगे तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी 100 की स्पीड। क्या मतलब फुल बैक ले रहा है यार फिर से? कोई सवारी गाड़ी नहीं जा सकती है इसमें, पूरा इसका ध्यान इंडियन रेलवे नहीं करेगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, तो ये एक अलग कंपनी बनाई गई है जो इसे देखेगी। इसमें कंटेनर कौन ले आएगा, इससे 2 रूट रखा गया, एक वेस्ट साइड में तो उसका नाम रखा गया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो वेस्ट साइड में उसका नाम रहेगा WDFC मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से निकलेगा और दिल्ली NCR के पास एक जगह है दादरी, वहां तक जाएगा, 1504 किलोमीटर है। तो ये वेस्ट साइड में, इसलिए इसका नाम रहेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर WDFC। अब एक ईस्ट साइड में है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसलिए उसका नाम है EDFC। ये कोलकाता के पास एक बंदरगाह के पास दानकुनी से निकलेगा और ये पंजाब के जाएगा मार्केट पुल बैक ले रहा है। ये थोड़ा लंबा है, ये यहाँ तक आने का वेट करो। अगर यहाँ इसके अलावा भी अन्य रूट भी प्रभावित है दिल्ली से, तो कौन सा निकल जा सकते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा जाएगा, ईस्ट वेस्ट जाएगा, अभी ये तो जाएगा, अभी तो ये सब चल रहा है। देखिए ये बड़ा है, लेकिन ये वाला ज्यादा एडवांस है क्योंकि इधर ही व्यापार ज्यादा होते हैं, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, ये वाले ये एडवांस ज्यादा है। ये भी ठीक है पर उतना एडवांस नहीं है। दोनों का आप कंपेयर कर लेते हैं, दोनों में क्या है। देखिए इस रूट पे ना 2 तल्ला ट्रेन चले, एक के ऊपर एक कंटेनर रख सकते हैं, इस पे नहीं रख सकते। इसने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में अभी 3 मंजिला ट्रेन ट्रायल किया है। 3 मंजिला मतलब एक के ऊपर एक 3 कंटेनर रख सकते हैं, इसलिए इसको कह रहे हैं ये ज्यादा एडवांस है। अब समझते हैं ये अलग क्यों है। इसके रेलवे लाइन अलग है क्योंकि पैसेंजरों की ट्रेन होती है उसकी सुविधाएं अलग है। इस पे कंटेनर रखने की, एक्स्ट्रा सामान रखने की ये सुविधा है। अब इस रेलवे प्लेटफॉर्म पे ये सब कहाँ रख पाएंगे जिसमें हम लोग चलते हैं, तो इस सब की व्यवस्था अलग है। इस पे लोड करना अनलोड करने वाले मशीनें अलग है, जहाँ पे हर तरह की मशीनें होंगी। कोई अपना सामान कंटेनर में भर के भेज दिया यहाँ पर, और अगर ज्यादा बल्क में है पूरी ट्रेन को लोड अनलोड करना है तो बड़े बड़े हैवी साइज के क्रेन लगे होंगे, जिससे कि हम लोग एक ही बार में कंटेनर को लोड करके और हम शिपयार्ड तक पहुंचा सके और विदेश में इसका निर्यात हो सके। जैसे किसान है, अगर उसने अपनी कोई सब्जी उगाई है तो रेफर कंटेनर में रख के तुरंत भेज सकता है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट रेगिस्तान है, वहां सब्जी नहीं उगती है, बाहर से आता है, इंडोनेशिया है या मेरी सिंगापुर का एरिया है, तो वहां पे वो आराम से अपने सामानों को भेज सकता है। जब तक हम कृषि का निर्यात नहीं करेंगे तब तक हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आने वाला नहीं है। अब इसमें क्या है कि पहले सिंगल स्टेट कंटेनर आते थे। आपका एक कंटेनर सामान है, जैसे आपने नारियल उगाया, आप सोचते हैं केरला से सीधे भेज देते हैं दिल्ली, तो आप एक कंटेनर में भरे वो कंटेनर यहाँ रख देगा, वो हो गया सिंगल स्टेट कंटेनर। तो ये जो हमारा ईस्टर्न साइड का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है कलकत्ता से लेके लुधियाना वाला, उसमें सिंगल स्टेक ही चलते हैं। लेकिन जो मुंबई से लेके और यहाँ पर दिल्ली के पास दादरी तक आता है डबल स्टेक कंटेनर, इसमें ना इसे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर करते हैं WDFC। यहाँ दोनों आ सकते हैं। इससे कई फायदे होते हैं कंटेनर रखने के। अब कंटेनर भी जो छोटे कंटेनर होते हैं वो 20 फीट वाले होते हैं, जिसका कम सामान है वो 20 फीट वाले पर रख दे, तो 20 फीट वाला इधर रखा, उसके ऊपर एक बड़ा कंटेनर 40 फीट वाला रख दे, तो ये दोनों आपस में हो सकते हैं। या फिर आप नीचे बड़ा वाला को रख दीजिए, यहाँ देखिए नीचे बड़ा वाला को रख दिया 40 फीट को, उसके ऊपर 20-20 फीट का रख दिया। अब यही देखिए यहाँ ऊपर भी बड़ा है, नीचे भी बड़ा है। अब जैसे जिसको जो बन है वो वहां पे रख सकता है। तो ये तो था हमारा ईस्टर्न से ज्यादा अच्छा वेस्टर्न है। ईस्टर्न में क्या है, सिंगल स्टेक है, वेस्टर्न में क्या है, डबल स्टेक है। इसमें क्या है, सेम लोको पायलट, वो लोको पायलट खींच के ले जाएंगे, उसका कितना सामान यही तो लोको पायलट लेके खींच के ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है, अगर हम एक्स्ट्रा इंजन भी लगाएंगे तो एक्स्ट्रा इंजन लगाते हैं तो उसमें लोको पायलट को बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में क्या है या ईस्टर्न डेडिकेटेड में, यहाँ पे केवल और केवल कंटेनर का रहेगा तो व्यापार में सुविधा होगी, और यहाँ पे मशीनरी उसी हिसाब से रहती है। इसमें एक बढ़िया चीज क्या होता है, ऑटो लॉक। देखिए कंटेनर यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रक पे रखा हुआ है, ट्रक से उठा के हम ट्रेन पे ले जाएंगे। तो ये व्यापार करने के लिए कोई व्यापारी क्या है, अपने ट्रक पे लाद के भेज दिया सामान को,
अब वहां से उठाएगा क्रेन। इसके पास यहाँ एक ऑटो लॉक होता है। ऑटो लॉक की खासियत क्या है समझिएगा, ये अपने से लॉक हो जाता है, किसी को जाके लॉक करने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर एक हल्का सा नुकीला लॉक निकला होता है। ये लॉक की खासियत क्या होती है, ये ना दाहिने से खुलेगा ना बाएं से खुलेगा। ये तभी खुलेगा जब कंटेनर को कोई ठीक ऊपर से खींचे तो। इसकी बनावट ऐसे होती है। और ये कंटेनर में इतना सामान होता है, इतना सामान कि अपने लोड के वजह से ही ऑटो लॉक हो जाता है। अब अगर हवा मारे या जर्किंग मारे, साइड में होगा तो खुलेगा नहीं, जिस साइड होगा तो नहीं खुलेगा। ब्रेक लगा अचानक इधर गया तो भी नहीं खुलेगा। ऊंचाई पे चढ़ रहा है ट्रक नीचे तो भी नहीं खुलेगा। तब खुलेगा जब ठीक ऊपर से उठाया जाए। ठीक ऊपर से उठाया जाएगा तो इसका ऑटो लॉक अपने से खुल जाएगी। और ये तभी हो सकता है जब क्रेन ऊपर से खींचे तो इसलिए फायदा भी है। ठीक ऊपर से खींचेगा तो खुल भी जाएगा, रखेगा तो लॉक भी हो जाएगा। तो ये ऑटो लॉक हो जाता है। तो इसलिए ज्यादा ह्यूमन का भी बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ ट्रक एक जगह पे लेकर रखेगा, क्रेन ऑपरेटर ऊपर से खींच लेगा। अब ये डबल स्टैक चल ही रहा था। इंडियन रेलवे ने अपने वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में 3 तल्ला लगा दिया, ट्रिपल स्टैक लगा दी। इसे बोना कंटेनर या ड्वार्फ कंटेनर कहते हैं। ये थोड़ा हल्का हाइट में कम होता है, ओवरऑल हाइट इसकी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये क्या है, छोटा आकार का हो गया। अब इसकी ट्रायल चालू हो गई है 3 स्टैक का। अब सोचिए कितना फायदा होगा। 2 लोको पायलट मिलके खींच ले जाएंगे सर। एक एक्स्ट्रा इंजन भी लगाना पड़ा तो उसमें पायलट को नहीं, ड्राइवर को नहीं बैठाना पड़ता है, पीछे भी 2 लगाना नहीं बैठाना पड़ता, तो काफी फायदा होगा। सेम रास्ते पे आप समझिए 3 ट्रेन का काम कर रहा है, 1 2 3। इससे ट्रैफिक भी कम होगा। अगर ये सिंगल रहता तो 3 ट्रेन गुजारनी पड़ती, 3 बार ट्रैफिक लगता। अभी क्या है, सेम उसी पे लेके चला जा रहा है। इसका 3 स्टेप का भी ट्रायल चालू हो गया। देखिए इसमें अपने लोग बैठे होंगे, इनके ऑफिसर्स लोग, इंजन है, ये ट्रायल चल रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है। अब हमको ये समझना है, क्योंकि अगर इसको एग्जाम वगैरह में ट्रांसपोर्टेशन वाले डिपार्टमेंट में, ज्योग्राफी वाले में आता है, तो आपको इसके प्लस माइनस दोनों लिखना पड़ता है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे कैसे ये काम करेगा। देखिए कंटेनर अभी जो मेनली 3 तरह के यूज होते हैं। एक होता है 20 फीट वाला, एक होता है 40 फीट। Los granaderitos. होते हैं। एक होता है 20 फीट वाला, एक होता है 40 फीट वाला। और अभी इंडियन रेलवे ने जो डीएफसी ने लाया है वो एक ड्वार्फ कंटेनर है। इसकी समझते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है इसमें हाइट, जब क्योंकि हाइट बहुत रहने लगता है। 20 फीट वाले की लंबाई 20 फीट होती है, चौड़ाई 8 फीट होती है, जो ऐसे चौड़ा है, और ऊंचाई इसकी लगभग 8.5 फीट है। 8.5 सारी यहाँ पे जो भी चीज लिखे है ये फीट में लिखे। और एक होता है थोड़ा सा लंबा रहता है, उसकी लंबाई 40 फीट हो गई, चौड़ाई सेम 8 फीट होती है, ऊंचाई की लगभग 8.5। तो दोनों की ऊंचाई 8.5 होती है, इसलिए एक के ऊपर एक ये आराम से रखे जा सकते थे। हम अभी दिखाएंगे। लेकिन जो बौने आकार के बनाए गए उसमें सब कुछ सेम रखा गया है, केवल हाइट को कम कर दिया गया है। जहां हाइट जो थी वो 8.5 थी, यहाँ लगभग हाइट 6.5 हो गई है। 2 फीट हाइट को कम किए हैं। इससे फायदा भी है कि छोटे व्यापारी के लिए अच्छा है। जैसे कोई बड़ा व्यापारी है तो 20 फीट का रखे, और बड़ा है तो 40 फीट का रखे। कोई छोटा व्यापारी है तो छोटा कंटेनर ही रख सकता है। हाइट कम किया गया है जानबूझकर। हाइट कम करने से फायदा समझिए, जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है या जो इंडियन रेलवे है, उसके ऊपर जो OHE लगा होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, जो वायर लगे होते हैं OHE, वो लगे होते हैं 18 फीट की हाइट के। 18 फीट लिमिटेशन है तो आपको उसके नीचे रखना है। तो होगा क्या कि 8.5 फीट वाला एक सिंगल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ जाता है। अगर वही हम वेस्टर्न डेडिकेटेड को रख लेते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, देखिएगा ध्यान से, वहां पर इसकी जो हाइट है, ओवरहेड इक्विपमेंट वायर, जो ऊपर से वायर जा रहा है इलेक्ट्रिक का, वो रहता है 24.5 फीट। तो 24.5 फीट रहने से हमें ये जो 8.5 फीट वाला था, तो 8.5 हम यहाँ रखेंगे तो 17 फीट हाइट हो जाएगी। आपके मन में आएगा कि सब 17 फीट हाइट हो जाएगी, 18 फीट के नीचे से तो निकल ही जाएगा। या भाई वो 24,000 वोल्ट का करंट है, एक केवल 8 फीट 1 फीट लेके नीचे नहीं ना निकलेंगे, कुछ सेफ डिस्टेंस रखना है, इतना भी कम हाइट नहीं रख देना है। तो 18, ये क्या है, सिंगल स्टेप के लिए। डबल स्टेप वाला जो वेस्टर्न डेडिकेटेड है, उस पर जो पोल लगा है, OHE वायर जो है, वो 24.5 फीट पे जा रहा है। तो इसमें 2 कंटेनर आराम से जा सकते हैं।
मैंने थोड़ा सा खान सर का वीडियो भी देख लिया हूँ, जो कि है DFCCI एंड WDF, ट्रिपल स्टॉक डबल स्टॉक्स कंटेनर के बारे में बता रहे हैं। अच्छा है, खाना तो हो गया है, बट यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के पास तो टच कर दिया है मार्केट ने। 350 का एक EMA पे टच कर दिया पुट सेट का प्रीमियम ने, और अभी हो चुका है 10:55, यानी कि 11 बजने वाला है। तो मैं सोच रहा था कि अभी 9 बजा यार, हद है। ओके गाइस, तो फाइनली अभी इतना ही चलते हैं, और हो गया है करीबन आधा घंटा मुझे यहाँ पे बैठे हुए। कल आएंगे, कल करीबन मैं 7 बजे रेडी हो जाऊंगा। कल 7 बजे से मुझे आई थिंक फ्री हो गया मैं 7 बजे, तो मैं 7 बजे जरूर लाइव आ जाऊंगा यहाँ पे और क्रूड ऑयल के लिए। और फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कल क्रूड ऑयल में अगर मैं डे 1 का सेक्शन देखता हूँ 1 आवर का, अगर क्रूड ऑयल कल यहाँ पे खुलता है यानी 80,000 बोलो 8100 के आसपास उठता है, तो नीचे आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नीचे आके पुल बैक ले और यहाँ तक ले, फिर उसके बाद ऊपर जाए, तो और अच्छा रहेगा हमारे लिए और आप सबके लिए भी। तो देखते हैं कल कहाँ खुलता है। कल 8100 के नीचे खुलता है तो नीचे आएगा, अगर ऊपर सस्टेन करके खुलता है तो ऊपर जाने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और जो कि इसका हाई है इसका 8200 यानी 8200 समथिंग रुपीज़, तो यहाँ पे जाके हाई लगा सकता है फिर से। ठीक है, अगर बैड न्यूज़ आ गया तो इसको ब्रेक करके और ऊपर जाएगी। तो देखते हैं कल कितना क्या मूव होने वाला है। और प्रीमियम थोड़ा सा वही ठीक ही चल रहा है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, 4-5 पॉइंट। आज के लिए इतना है, और आज का लॉस हमारा है करीबन 2000 समथिंग का लॉस चल रहा है। कोई बात नहीं, हम इसे कवर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे। बट वही है कि थोड़ा मुझे इमोशनली इसके साथ अटैच नहीं होना है। इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, इट्स ओके, ये सब ठीक है, चलता रहता है। बट हाँ, कैलकुलेटर रिस्क लेना हमें बस जरूरत है। देखो, अगर तुम कैलकुलेटर रिस्क लेते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा है, और तुम आगे जाके अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही होती है कि हमें कैलकुलेटर रिस्क लेनी चाहिए, और रिस्क के पीछे तुम्हारी कितनी क्वांटिटी है और कितना रिस्क तुम लेना चाहते हो, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अगर ये लिया है, लॉसेस लिए हैं 1730 रुपये, टोटल ओवरऑल 2000 रुपीज़, तो मैंने इसके पीछे 3 ट्रेड लिए हैं, और तीनों ट्रेड मेरा प्रॉफिट में बुक नहीं किया मैंने। 400-500 प्रॉफिट हो रहा था, ऐसा नहीं कि तीनों ट्रेड मेरा माइनस में चला गया था। पहले प्रॉफिट हुआ था, उसको होल्ड करने के चक्कर में मेरा लॉस हुआ, और मैं वहां से मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं निकला हूँ। तो 3 ट्रेड करने के बाद मैं कोई ट्रेड नहीं किया हूँ, और मैंने एक FNO में किया था, ये तो कमोडिटीज में हूँ किया मैंने 3 ट्रेड, और FNO में किया था मैंने आज 1 ट्रेड लिया था। तो मुझे लगा कि कुछ होने वाला यहाँ नहीं है। FNO में निफ्टी में आज एक्सपायरी था, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा ऐसा लेके मैं वहाँ से निकल गया, और यही मेरे लिए अच्छा था। क्योंकि मैं जब निकला हूँ उसके बाद बहुत साइडवेज रहा मार्केट, पूरा दिन साइडवेज रहा, और उसके बाद प्रीमियम डीके हुआ, और डीके होने के बावजूद वो प्रीमियम जो 13 रुपये में मैंने खरीदा था वो 0 हो गया। तो सोचो, आज बहुत गंदा मार्केट था इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में और इंडियन स्टॉक मार्केट। और ये जो है कम्युनिटी भी ठीक ठाक है, अच्छा मूव किया, दोनों साइड ने प्रॉफिट बनाया, बायर्स ने भी और सेलर्स ने भी। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना। यहाँ टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।